मॉर्निंग। बैठो बैठो बच्चों। कौन सा लेक्चर चल रहा है तुम लोगों का? हाँ, लेक्चर 3rd नंबर का लेक्चर, ठीक है। हेडिंग क्या थी लास्ट आपकी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा चुका हूं ना। जीरो ऑर्डर नहीं पढ़ाए, मतलब कंसंट्रेशन और रेट के बीच में रिलेशन वाले क्वेश्चन कराए। जीरो ऑर्डर से पढ़ाना है इसका सब है। अरे यार चलो भाई चालू करते हैं कहानी को। कल टेस्ट था क्या कोई? कल मतलब संडे को, इस बार संडे को टेस्ट था। जो अभी पीछे निकला है उसी में अच्छा होगा। अच्छा ओके, मोल और सोल्यूशन का, ठीक है। देखो बच्चों, जो कमिंग संडे है उस संडे को आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट और लिक्विड सोल्यूशन का टेस्ट है। तो मोल भी करा दिया है, लिक्विड सोल्यूशन भी करा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अच्छे से कर लें और रिवीजन कर लें। जो भी कुछ आएगा वो पढ़ाया हुआ आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। पेपर चाहे जहां से आए, चाहे यहाँ का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, कॉन्सेप्ट एक भी बाहर नहीं जाएगा। जो पढ़ाया है वही आएगा, इस सब की गारंटी मेरी है। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इसकी गारंटी तुम्हारी है। पढ़ोगे तो कर पाओगे, रिवाइज करोगे तो कर पाओगे, चीजें याद रखोगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं जितने बच्चे पढ़ाता हूं उसमें से 95 बच्चों को फेल कराता हूं। सिर्फ 2-4% बच्चे पास होते हैं। 5 से 6 लाख बच्चों को तो पढ़ाई देता हूं साल भर में, ठीक है। उसमें से 8 से 10 हजार बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 हजार बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये मैं नहीं करता हूं, सब लोग यही करते हैं, सब लोग यही करते हैं दुनिया में जितने लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन आपके हाथ में है। आप उसको कैसे कर पाते हो नहीं कर पाते हो ये आपका है, कि हाँ भाई आप उसको कितना पढ़ते हो, कितना रिवीजन करते हो, किस तरह से अपने को एनालाइज करते हो। आएगा वही सब जो पढ़ाया जाएगा, इसकी गारंटी ले सकते हैं। कि हाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि यार ये कराया नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बताया नहीं है, या ये चीज तो बताई नहीं। क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो भी समझ में आएगा, इसकी भी गारंटी मेरी है। मगर परफॉर्म करने की गारंटी तुम्हारी तरफ से आती है, और वही गारंटी सबसे कम होती है, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुकते हैं। क्योंकि वो गारंटी ना तो घर वाले दे पाते हैं, घर वाले ये गारंटी दे देते हैं कि भाई हम तुम्हें एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करा देंगे, एडमिशन करा देंगे, अच्छे टीचर से पढ़वा देंगे। मगर वो भी बेचारे इसके बाद हाथ छोड़ देते हैं कि भैया पेपर में लिखना तुमको है। तो जहां मेन पॉइंट आता है तुम्हारे ऊपर, तुम तो फिर फैलते ही हो कि हाँ यार। तो मेन मुद्दा यही है। तो ना घर वालों के बस में एग्जाम रहता है, ना हम लोगों के बस में एग्जाम रहता है। हाँ झूठ बोल दे तो बात अलग है कि हमारे बस में रहता है।
मगर रहता ऐसा नहीं है, इसलिए टेंशन ना लो। इस बात की टेंशन लो कि भैया खुद कितना पढ़ रहे हो, इस बात की टेंशन ना लो कि सर्वेश सर क्या पढ़ा रहा है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, खुद जो पढ़ोगे उससे सिलेक्शन होगा, आएगा वही सब, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं तुम्हें। जैसा बताऊंगा वैसा ही पेपर आएगा, मगर उसको करने के लिए जो मेमोरी में स्टोर करना है, बार बार चीजों को रिवाइज करना है, ये सब आपको करना है। हाँ, रिवीजन 10 बार करा दूंगा। आपका रिवीजन भी अभी फ्राइडे से चालू हो रहा है। आपका रिवीजन मिलेगा आपको मंजिल की लाइव क्लास में, मैं फ्राइडे को लूंगा। अभी मैं उनके पास वीडियो डालूंगा, आप लोगों को तो डायरेक्ट बता देता हूँ, उन बच्चों से बेचारों से नहीं डायरेक्ट बता पाता, तो शाम को बनाऊंगा एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो कि उनका रिवीजन चालू करूंगा फ्राइडे से। तो फ्राइडे से सबका चालू करूंगा, इसी वजह से उन लोगों का रिवीजन मैंने रोक रखा था, नहीं तो 2 हफ्ते से उनका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, मैंने किया नहीं था क्योंकि मेरे पास तो खूब टाइप है। आपके भी 2 चैप्टर खत्म हो गए, तो आप भी उस रिवीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जो जो चैप्टर खत्म हो गए उनका लाइव सेशन लेके 50-100 क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे अच्छे, और प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट लेंगे चैप्टर वाइज। रिवीजन करा दिया, पढ़ा दिया, एमपीएस करा दिया, आरपीएस करा दिया, रिवीजन भी करा दिया, मतलब 100 क्वेश्चन 80-90 क्वेश्चन और करा दिए, टेस्ट भी ले लिया, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेंगे, वो भी ले लिया, तो एक मतलब एक परफेक्ट रिवीजन हो गया। इसके बाद तो और भी रिवीजन आएंगे यूट्यूब पे, 10 तरह के रिवीजन आएंगे, इधर उधर आएंगे, मगर वो सब तुम्हें अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ दिक्कत कहाँ है और कैसे क्या चल रहा है। 1 मिनट यार, मार खाने से अच्छा मैसेज कर दूं, क्या दिक्कत है कि नहीं? अरे भैया, सबको कहीं ना कहीं जाके तो डर लगता ही है। हाँ बेटे, अरे हाँ भाई, अब चालू करते हैं। तो देखो यार, आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करे रहो, बाकी हम लोग की टेंशन ना लो, हम लोग सारा कुछ कई बार करा देंगे, रिवीजन रिवीजन सब करा देंगे, सब पढ़ा देंगे, मगर बार बार मैं इसलिए आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि तुम लोग गलत फहमी में ना रहो कि नहीं यार इनके पढ़ने से या इनके पढ़ाने से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन तुम दोगे, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं। हाँ, जो हमारे चीजें हैं वो हम करा देंगे, ठीक है ना? तो सिलेक्शन तुम ही दोगे, इसलिए भैया तैयारी तुम ही को करके रखनी है। सपोर्ट मेरा 100% रहेगा, जिस दिन जिस समय जो कहेंगे उस समय उस दिन करके आएंगे, आपको सब करके दे देंगे, पढ़ा के दे देंगे, पेपर बता देंगे कैसे आएगा, पेपर तक बता दूंगा कि हाँ इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस सब टॉपिक से इतने आएंगे, 80% वो भी फंसेगा, सब कर देंगे। मगर फिर भी करके आना बहुत टफ होगा, ये भी बता दे रहा हूं, फिर भी करके आना बहुत टफ होगा, क्योंकि आपको 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन निकालना होगा। पूरी फिजिक्स आ रही होगी, पूरी केमिस्ट्री आ रही होगी, पूरी जूलॉजी आ रही होगी, पूरी बॉटनी आ रही होगी। तो उस दिन जो है आपकी जो मेहनत होती है सिर्फ वही रिजल्ट बना पाती है, कोई काम नहीं आने वाला, तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए थोड़ा मेहनत करते रहना। अच्छा देखो, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाते हैं, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कराएंगे, मोल से स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर सब बता देंगे। कल डाटा, कल आपको वो भी दे देंगे सीड,
किस दिन कौन सा रिवीजन आएगा। आप आराम से पढ़ के खा पी के आराम से बैठो रात में। इसीलिए मैंने रात में रखा है कि जब बच्चा सोने से जस्ट पहले बैठ जाए, 3-4 घंटे मेरे साथ सारे क्वेश्चन कर ले, ठीक है, 70-80 जितने भी हम लोग खींच पाएंगे। और वैसे लाइव में 3 घंटे में 70-80 क्वेश्चन खींच जाते हैं, क्योंकि कोई बीच में टोकता नहीं है ना, चले जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइव मंजिल बैच तो आप सबको फ्री मिला है ना, तो वो वैसे तो वो हर बैच में आएगा, मंजिल में भी आएगा, मंथन में भी आएगा, ऑनलाइन मंथन में भी आएगा, ऑफलाइन मंथन में भी आएगा, ठीक है, मंजिल प्राइम में भी आएगा, मंजिल 2.0 में भी, मंथन 2.0 में भी आएगा, 1.0 में भी आएगा, क्योंकि मेरा सिलेबस हर जगह खत्म है। मैं कभी क्लास का बंक नहीं मारता, ऑन टाइम मिलूंगा। आप देख लो 20-30 दिन हो गए पढ़ाते हुए, किसी दिन मैंने क्लास नहीं की होगी, नहीं आज क्लास नहीं करते हैं, या आज मैं नहीं आ रहा। मैंने तुमसे कहा था आज आ जाऊंगा, आज आ गया हूं, ठीक है। अब मैं जाऊंगा 26, 24, 25 जनवरी की रात में, तो 25 जनवरी तक डेली क्लास है और मस्त आराम से पढ़ेंगे। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं, बातें तो करते ही रहेंगे। देखो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, कैसे करनी है, इस बात को जरा समझो, ठीक है, कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती क्या है। देखो यार, हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन है, ये A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी, क्योंकि फ्यूचर जो होता है ना बहुत बड़ी चीज होती है। आज की गलती 50 साल तक भोगनी पड़ती है, प्रॉब्लम यहां है। देखो आज की गलती 2 महीने तक भोगनी पड़े, टेंशन नहीं है, कर लो गलतियां, क्योंकि 2 ही महीने की बात है, कट ही जाएगा। मगर वो 50 साल तक भोगनी पड़ती है, मतलब पूरी जिंदगी भोगनी पड़ती है। एक बार फ्यूचर ना पड़ा तो पूरी जिंदगी अब दौड़ लगानी पड़ेगी तुम्हें, तो टेंशन यहाँ पे है। तो ये जो इतना क्रूशियल समय है ना, कि पता चला इस समय हमने जो गेम खेले उल्टे सीधे, तो पूरे 50 साल तक, मतलब जब तक जिंदा है तब तक ढोना पड़ रहा है, तब तक ढोना पड़ रहा है। और आज मैंने मेहनत कर ली तो पूरे 50 साल उसकी अय्यासी चलती है, पूरे 50 साल। जैसे लोग कहते हैं ना ये ना करो वो ना करो, मैं कह रहा हूं दुनिया में जितनी चीजें हैं सब तुमको करनी है, बनी है तो करने के लिए बनी है, और तुम खुला करो, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कब क्या करना है, कब क्या करना, टाइमिंग पता होनी चाहिए बस। चलो देखिए A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी एक रिएक्शन है, A रिएक्टेंट है और P क्या है हमारा प्रोडक्ट। अब यार मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू मान ली A0, T इक्वल टू 0 पे, मतलब जब कोई समय नहीं बीता है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, उस समय रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है, A0 है। अब T सेकंड हो गए, तो जब T सेकंड हो गया तो कितनी वैल्यू जो है वो डिसोसिएट हो गई, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। तो यार मैंने मान लिया A0 माइनस एक्स। अब देखो 1:1 की रिएक्शन है, मतलब जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही ये बनेगा। तो जब ये x डिसोसिएट हुआ तो x बना। तो जरा बताना T सेकंड के बाद रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है। T सेकंड के बाद रिएक्टेंट की वैल्यू है A0 माइनस एक्स। इसको हम एक नया नाम दे देते हैं AT। क्यों, क्योंकि बड़ा लिखा है, A0 माइनस एक्स बोलो तो बुरा मानते हैं लोग, तो एक छोटा नाम दे देते हैं टिंकू पिंकू टाइप का। A0 माइनस एक्स को क्या नाम दे दिया, AT। AT मींस आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। AT मींस क्या हुआ, आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो जैसे यही चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आएंगे, और बहुत रेयर केसों में मैं तुमसे कहूंगा पेन चलाओ, बिना पेन चलाए ही हो जाएंगे। अभी तक जितने टॉपिक थे उनमें तो पेन ज्यादा चलाने की जरूरत पड़ी नहीं। ऐसा नहीं कि टफ नहीं है, टफ है, मगर इतनी दिन से कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी करते हो हम भी करते हैं, तो हम भी कुछ सीखते हैं। हर क्लास में हम भी कुछ सीखते हैं कि हाँ यार इसको ऐसे कर देंगे तो आराम हो जाएगा, बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही क्वेश्चन निकल जाएगा। और बच्चों से भी बहुत ज्यादा सीखते हैं, बच्चे भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, ऐसा नहीं है। तुम नहीं बताते हो बात अलग है। तो देखो A0 माइनस एक्स T। अब जरा गौर से समझिएगा, रेट क्या है, रेट हमेशा किस बात पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। तो रेट की इक्वेशन क्या बनेगी, रेट की इक्वेशन में पीछे बना के आया हूं, तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या बनी, K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, A, और कौन सा कंसंट्रेशन, A0, AT आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर N। N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जर्नल इक्वेशन है ना रेट ला एक्सप्रेशन की, ये देखो
रेट इक्वल टू क्या बनता है, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम की पावर ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर कितना पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, 0, तो एन की वैल्यू मैंने डाल दी 0। तो जब मैंने एन की वैल्यू 0 डाली तो देखो क्या खेल हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बच्चों निकल के आ गया के। अब देखो लास्ट क्लासों में जो पढ़ाया था, अब उसको एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा टाइम आ गया है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू के बराबर आ रही है, और के क्या है, रेट कांस्टेंट। इसका मतलब समझ पाए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, और किसके बराबर होता है, के बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर। इसी वजह से आप जब वहां कंसंट्रेशन चेंज कर रहे थे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा था। लास्ट क्लास याद है सबको कि यदि कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ध्यान है सबको। तो उस समय हमने वाई रीजन नहीं बताया था, हमने बस एक मैथमेटिकल इक्वेशन से ये प्रूफ कर दिया था, वहां वैल्यू डाल देते थे तो बराबर आ गया था। ध्यान है। तो देखो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट जो है वो कांस्टेंट है, और किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर। और देखो यहां पर कंसंट्रेशन का टर्म है नहीं, इसीलिए आप कोई भी कंसंट्रेशन डालो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट चेंज ही नहीं होता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा याद होनी। ये जो मैंने पढ़ाया ये ना याद हो, ये सब फर्जी चीजें है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनना, मगर ये पॉइंट जरूर याद होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू रेट कांस्टेंट। और किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के। इसका मतलब समझ रहे हो, यदि कहीं रेट कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, किसका, जीरो ऑर्डर का। वो क्या करेगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू देगा। तो तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेगी बात कि अच्छा रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रहे हो, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दे रहे हो, या रेट ऑफ रिएक्शन दे रहे हो इसका मतलब तुम रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रहे हो, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं जीरो ऑर्डर के केस में। अगला पॉइंट, ये जो पॉइंट है यही इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट या नॉट डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और देख लो इक्वेशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं है, इक्वेशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं है। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नहीं तीन बोले हैं। पहला कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, दूसरा उसकी वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, तीसरा कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। यदि कहीं कुछ क्वेश्चन में ऐसा चल रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है मगर रेट नहीं चेंज हो रहा है, तो हम समझ जाएं जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है। यदि कहीं रेट ऑफ रिएक्शन दिया है तो हम समझ जाएं के दिया है, यदि जीरो ऑर्डर की बात चल रही है तो। है कि नहीं, क्लियर है यहां तक, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, जब रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू के बराबर है तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें के को निकालना पड़ेगा। तो अब हम के निकालना सीखते हैं कि यार के कैसे निकाला जाए, क्योंकि के आ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो अब देखो के निकालते हैं। ठीक है, तो देखो आप सब लोगों ने ये बात पढ़ी है, यदि मैं ऐसा लिखूंगा तो कोई बच्चा बुरा तो मानेगा नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन और इंडिविजुअल रेट में रिलेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाई 1 बराबर रेट ऑफ प्रोडक्ट इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाई 1, कॉफिशिएंट क्या है 1। ये बात समझ में आई सबको, कैसे लिखा, फर्स्ट क्लास में लिखाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन और इंडिविजुअल रेट में क्या रिलेशन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो अब जरा देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है के। तो यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ऐसे लिख देंगे तो कोई बच्चा बुरा थोड़ी मानेगा। ये भाई बच्चे नहीं मान रहे मगर बोर्ड मानना है आजकल, लिखना ही नहीं दे रहा है। ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या डाल दिया, माइनस डी अपॉन डी टी, है कि नहीं, सही है। अच्छा, बच्चों ने जिद की तो इसको इधर उधर कर दिया, ऐसे लिख लेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको उधर ले गए।
अब देखो, अब हमें चाहिए क्या, डिफिनिट इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो हम लिमिट लगाते हैं। तो जरा देखना, जब टेम्परेचर, सॉरी, टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट। तो भाई टाइम की लिमिट जीरो, तो कंसंट्रेशन की लिमिट ए नॉट। जब टाइम टी है तो कंसंट्रेशन कितना है, ए टी। ए नॉट माइनस एक्स बोलो या ए टी बोलो, है कि नहीं। जब टाइम जीरो है तो ये ए नॉट है, जब टाइम टी सेकेंड है तो ये ए टी है। अब यार इसको खोल दो, तो आपको पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो dA का इंटीग्रेशन a। तो भाई a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के कांस्टेंट है। कांस्टेंट का तो डिफरेंशियल करोगे नहीं ना, इंटीग्रेशन करोगे, तो के को बाहर ले लिया। अब dt का t, तो t की भी लिमिट लगा दो, 0 टू t। यहां तक कोई दिक्कत। वैसे ये फर्जी काम है, इनको जरूरत भी नहीं है। मतलब ये कोई बच्चा ये चीज नहीं याद रखता है तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो प्रूफमेंट करा रहा हूं। और इसकी तुम्हारे लाइफ में, हमारे लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। इस प्रूफमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। तो आप इसको ना याद रखें, क्या क्या याद रखना बताता जाऊंगा। ये जो पॉइंट लिखे हैं 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो आएगा वो इंपॉर्टेंट है। लिमिट लगा दे, देखिए अगले पेज पे जा रहा हूं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और साथ में माइनस साइन, क्योंकि यहां पे माइनस है, ये देखो, है ना। अच्छा, यहां पर भी चिपका दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब थोड़ा सा माइनस को अंदर डाल दो, तो ये देखो ऐसे आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इस तरह से। अब यदि हम 80 की वैल्यू डाल दें तो ये इक्वेशन ऐसी, अब 80 की वैल्यू डाला है तो माइनस का भी मल्टीप्लाई किया है। 80 की वैल्यू होती है ए नॉट माइनस एक्स, तो माइनस का भी साथ में मल्टीप्लाई गया है, इसलिए प्लस हो गया है। समझ पा रहे हो ना सब लोग। अब जरा देखो यार, ये जो मैं इतनी देर से करके आ रहा हूं ये सारी फर्जी बातें, यदि ये ना आती हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको ये आती हो लास्ट वाली इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, और के की वैल्यू होती है ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी, या एक्स डिवाइडेड बाई टी। आपको बस इतना आना चाहिए। इस पॉइंट के बाद, ये पॉइंट जो लिखे हैं उसके बाद ये सब फर्जी है। आपको ना भी आता हो तो कोई जरूरत नहीं है, आपको इसको रिवाइज भी नहीं करना है। आपको रिवाइज क्या क्या करना है, क्योंकि बच्चे बेचारे प्रूफमेंट भी रिवाइज कर लेते हैं जबकि उसका कोई रोल ही नहीं आता है। आपको रिवाइज ये करना है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, और उस स्पीड की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू क्या है, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी, या एक्स डिवाइडेड बाई टी। एक्स क्या है, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी सेकेंड। टी सेकेंड में कितना कंसंट्रेशन डिसोसिएट हुआ है वो एक्स है। ए टी क्या है, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। तो आपको 5-6 पॉइंट देखो याद रखने हैं। ये सब तो मैंने मान लो कराया है, मगर इसकी जरूरत अपने को है नहीं। तो एक ये पॉइंट आपको याद रखना है ध्यान से, ये फार्मूला याद रखना चाहिए क्योंकि इसको यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। अच्छा, अभी हम लोग क्वेश्चन में भी चलेंगे। देखिए यहां तक की बात हो गई, अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक टर्म होता है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है, वो समय जिसमें कोई भी रिएक्शन 50% खत्म हो जाती है। 50% रिएक्शन खत्म होने में जो समय लगता है उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, या 50% प्रोसेस खत्म होने में जो समय लगता है उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं।
प्रोसेस हो या रिएक्शन हो, कुछ भी हो, 50% मतलब आधी वैल्यू डिसोसिएट होने में जो समय लगता है उसको टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ रिएक्शन। तो टी हाफ क्या होता है? टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को 50% खत्म होने में लगा समय, या 50% ऑफ प्रोसेस, किसी प्रोसेस को 50% खत्म होने में लगा समय, उसको हम क्या कहते हैं? टी हाफ कहते हैं। टी हाफ को रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है? टी बनाओ और नीचे हाफ बना दो, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब गौर से मेरे को समझाइएगा। आप लोग तो टैलेंटेड हो, मुझे ही थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। देखिए, अभी वापस चलेंगे उधर। अभी तुमने क्या पढ़ा है इसको? आप अभी ये कह रहे हो कि t इक्वल टू 0 पे थे, हम t सेकंड चले तो इसकी वैल्यू बची 80, खर्च हुई वैल्यू x, यही कह रहे हो ना? क्लियर है सबको? आप कह रहे हो t इक्वल टू 0 पे खड़े थे, t सेकंड चल के आए तो देखा कि रिएक्टेंट की वैल्यू 80 बची हुई है और रिएक्टेंट x डिसोसिएट हुआ है, यही है ना? अच्छा, अब देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अब t पे नहीं रुका, मैं 0 से चला और t हाफ पे रुका। अब जब टी हाफ पे रुके तो कौन से समय पे रुके हो? टी हाफ। टी हाफ का मतलब वो समय जिसमें 50% रिएक्शन खत्म हुई। तो ए नॉट से चले, कहां पे रुकोगे? ए नॉट बाई 2। 50% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? 50%, है कि नहीं? तो 80 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? ए नॉट बाई 2। और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए नॉट बाई 2। 100 रुपए थे, 50% पैसे खर्च हो गए, 100 नहीं 40 बोलते हैं, 40 रुपए थे, 50% पैसे खर्च हो गए, तो कितने बचे? खर्च कितने हो गए? क्योंकि 50% बचा है तो 50% खर्च भी हुआ है, तो वो हमेशा बराबर ही तो आएगा। तो यदि हम टी पे ना रुके, हम टी की जगह कहां रुक रहे हैं? सीधा टी हाफ पे। तो यदि हम टी हाफ पे रुकेंगे तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए नॉट बाई 2। क्यों? क्योंकि टी हाफ वो समय है जिसमें 50% वैल्यू डिसोसिएट हो जाती है, खत्म हो जाती है, 50% रिएक्शन हो जाती है। तो 50% हो गई तो बची कितनी? 50%। तो 80 क्या है? बची हुई वैल्यू आफ्टर टी सेकेंड। तो अब 80 क्या है? टी हाफ के बाद बची हुई वैल्यू ए नॉट बाई 2। खत्म कितना हुआ? ए नॉट बाई 2। इसका मतलब यदि मैं ऐसा लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा? एक और इक्वेशन यहां बना दूं। देखो, जब मैं टी हाफ सेकंड चलूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए नॉट बाई 2। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए नॉट बाई 2, है कि नहीं? टी की जगह तुमने क्या कर दिया है? टी हाफ टाइम चल लिया है। टी की जगह कितना चल लिया? टी हाफ टाइम। यदि हम टी हाफ टाइम चल लेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू डिसोसिएट हो जाएगी? ए नॉट बाई 2। तो इसका मतलब एक्स की जगह हो जाएगा ए नॉट बाई 2। कितनी वैल्यू बच जाएगी? ए नॉट बाई 2। तो ए टी की जगह भी क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 2। क्लियर है? हाँ पूछो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, आप कह रहे हो इनिशियल वैल्यू का 50% खत्म हो रहा है, तो ये 50% रहेगा। तो जैसे ये एक्स है, ये ऐसे है। एक एक मिनट, इस बच्चे का क्वेश्चन आप सबको बता दे। ऐसा क्वेश्चन जेई में आता है, नीट में नहीं आता है, मगर इस बच्चे ने पूछा है तो बताना थोड़ा सा वो बनता है, नहीं तो फिर देखो, इसने कहा सर कॉफिशिएंट लगा दिया जाए तो ये जितने भी फार्मूले तुम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो ये सब 1 कॉफिशिएंट पे है। यदि कॉफिशिएंट लगा दोगे तो ये सारे फार्मूले गलत है। यदि कॉफिशिएंट लगा दिया तो नया फार्मूला आएगा, अभी देखना। यदि मान लो कॉफिशिएंट लगा है 2, ठीक है, तो पहले तो इस बच्चे वाली बात बताते हैं कि इसने क्या पूछा है। अब हम चल गए टी हाफ टाइम, ध्यान दो सब लोग। इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है पहले वो समझा देता हूं। उसने कहा सर मान लो कोई कॉफिशिएंट लगा है 2, 3, 4, अब आप टी हाफ टाइम चल गए, तो मैंने कहा बिल्कुल चल गए।
तो अब बताओ कितना डिसोसिएट हो गया? 50%। मैंने तो यही पढ़ाया ना कि टी हाफ टाइम में कितना डिसोसिएट हुआ? 50%। तो भाई ए नॉट का 50% डिसोसिएट हो गया। क्लियर है? तो कितना बचा? 50%, मतलब ए नॉट बाई 2। ओए हाँ, तो बचा कितना? ए नॉट बाई 2। ये हमारी ए टी की वैल्यू हो गई। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, प्रोडक्ट जो होता है हमेशा रिलेटिव टर्म होता है। जब ये 2 खत्म होगा तो ये कितना बनेगा? 1। तो जितना ये खत्म होता है उसका आधा बनता है। कितना खत्म हुआ है? तो ये कितना बनेगा? ठीक है। आप क्या गलती कर रहे थे? ए नॉट बाई 2 खत्म हो रहा है तो यहां बना रहे थे क्या? 2 a नॉट बाई 2 करके। यही कर रहे थे ना आप? यही कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ, तो उधर भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है। हाँ भाई, टी हाफ आपने किसका लिया है? रिएक्शन का लिया है। और रिएक्शन क्या है? ए टू बी, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है ना। तो इधर का टी हाफ लिया जा रहा है, इसका थोड़ी लिया जा रहा है ना? क्योंकि रिएक्शन वन डायरेक्शनल है। आप देखो हमेशा सिंगल हेडेड एरो बना रहा है, तो प्रोडक्ट कितना बनना कितना नहीं बनना उससे कोई लेना देना नहीं। यदि वहां कॉफिशिएंट लगा है तो बन जाने दो। इस बच्ची कहना है कि सर यदि कॉफिशिएंट लगा है तो ये ऐसे बन गया, तो बुरा तो नहीं मानोगे आप? तो मैंने कहा नहीं, ना हम मानेंगे ना रिएक्शन वाले मानेंगे, है कि नहीं भाई? रूल से बनता है, बन गया, ठीक है। आधा खत्म होने में जितना टाइम लगता है वो टी हाफ है। इसके रिस्पेक्ट में टाइम की बात की ही नहीं गई है कि प्रोडक्ट आधा बनने में जितना टाइम लगता है वो टी हाफ है, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफिनीशन है कि रिएक्टेंट आधा खत्म होने में जितना टाइम लेगा वो टी हाफ है। अच्छा, हम लोग वापस चलते हैं। कहां पे थे? हाँ, यहां पे थे। अब जरा देखना बच्चों, तो मैंने क्या किया, गौर सुनना। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बस डरना नहीं कि पता चला फैल गए कि यार सर कैसे कर दिया। देखना, जब टाइम को तुम टी हाफ कर दोगे, टाइम को टी हाफ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? तुम टी हाफ टाइम चले। तो जब तुम टी हाफ टाइम चलोगे तो कितना डिसोसिएट हो जाएगा? ए नॉट बाई 2। तो एक्स की जगह क्या रख दिया? ए नॉट बाई 2। भाई तुम कहां पे रुके आके? टी की जगह टी हाफ पे, टी की जगह टी हाफ पे रुके आके। तो टी हाफ समय में कितना डिसोसिएट हो जाएगा? ए नॉट बाई 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ए नॉट बाई 2। रख दी, बस लो रिलेशन आ गया। इसको इधर उधर कर लो, देखो ए नॉट बाई। अब गौर समझो, ये वो समय है जिस समय में आधी रिएक्शन खत्म होती है, मतलब आधा रिएक्टेंट खत्म होता है। किसी ने पूछा कि आधी रिएक्शन खत्म होने में या 50% रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लगता है, तो हम कहेंगे ए नॉट बाई 2 के समय लगता है। वो टाइम हम लोग निकालना है, वो टाइम हम लोग निकालना है कि आधी रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा? ए नॉट बाई 2 के। आपको ये फार्मूला याद रखना है। टी हाफ क्या है? वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट अपना 50% खत्म कर देता है, या रिएक्शन 50% खत्म हो जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट 50% खत्म हुआ तो रिएक्शन 50% खत्म हुई, है ना? वो समय टी हाफ है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? ए नॉट बाई 2 के। अब देखो, ये नॉर्मल दिखने वाली वैल्यू थोड़ी खतरनाक है, इसको थोड़ा समझाता हूं। देखो, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो गौर सुनिएगा, आपकी स्पीड कांस्टेंट है, जीरो ऑर्डर की स्पीड क्या है? कांस्टेंट। जैसे आपसे कहा गया कि यार ये बताओ, तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, 10 किलोमीटर दौड़ना है, उसमें से 5 किलोमीटर दौड़ने में 7 मिनट लगते हैं, तो 10 किलोमीटर दौड़ने में कितना मिनट लगेगा? 14। क्यों? स्पीड कांस्टेंट है। डिस्टेंस डबल कर दी तो टाइम डबल लगेगा, क्योंकि सेम स्पीड से ही हम चल रहे हैं, स्पीड तो हमारी चेंज नहीं हो रही है कि नहीं? अब गौर से देखना, मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी, मैंने कहा नहीं अब 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, तुम्हें 20 किलोमीटर दौड़ना है। तो बताओ टाइम पहले से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, या उतना ही लगेगा? सिंपल सी बात है, ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते, स्पीड तो वही है।
जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा टाइम खर्च होगा आधी रिएक्शन खत्म होने में। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तुम भाई रिएक्टेंट ज्यादा बढ़ा दोगे तो हमें ज्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्पीड बढ़ा नहीं सकते। स्पीड बढ़ा दे तो अभी हम जल्दी कर देंगे, मगर स्पीड बढ़ाने नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि पहले ही लिख के बैठे हो कि स्पीड कांस्टेंट है। तो तुम रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो हम तो उसी रेट से डिसोसिएट हो रहे हैं, तो अब 50% डिसोसिएट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का यदि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उसका टी हाफ बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने परसेंट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतने ही परसेंट टी हाफ बढ़ेगा। यदि तुमने कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो टी हाफ डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन आधा कर दिया तो टी हाफ आधा हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए। अब जो दूसरी बात लिखूंगा उसमें कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है, तो उस कंफ्यूजन को भी दूर करना है अपने को। देखो, टी हाफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के है कि नहीं है? मगर ये जो मैंने लिखा है ये थोड़ा अलग बात है। ये दो डिफरेंट रिएक्शन पर एप्लीकेबल है, सेम रिएक्शन पर नहीं। क्यों? सेम रिएक्शन का के कांस्टेंट होता है। सेम रिएक्शन का के क्या होता है? कांस्टेंट। इधर इधर भैया, अरे हम लोग भी बात कर लो यार। 3 दिन बाद तुम लोगों के लिए आए, हमसे तुम बात ही नहीं कर रहे हो। इतना पैसा हमसे बात करने का दिया है, इनसे तो तुम पार्क में बैठ के भी बात कर लोगे 0 रुपए में, है ना? काबिल लोगों के खर्च किए पैसे, लाखों करोड़ों रुपए तुमने दिए, एक दो नहीं दिए, इतने सारे बैठे बैठे हो, लाखों रुपए लेके बैठा हूं भाई मैं। तुमने हमारे भाषण सुनने के लाखों रुपए दिए है, इनके भाषण तो तुम्हें फ्री मिल जाएंगे। मतलब इकोनॉमिकल कितना वीक है बच्चा कि पैसे हमको दिए भाषण सुनने के, और सुन किन के भाषण है? जिनमें 0 पैसे लगे हैं। यार वो तो वहां बैठ के भी सुन सकते थे, पार्क में भी है। ये जो प्यार होता है ना, मेंटल खत्म कर देता है। इसीलिए पत्थर पड़ते हैं। पत्थर क्यों पड़ते हैं? क्योंकि दिमाग चलता ही नहीं है। दिमाग चलता होता तो यार पैसे का आदमी यूज करे, दिमाग चलता ही नहीं है। भाई बताओ, इतनी फीस तुमने क्यों जमा की? तुमने इसलिए जमा की कि मैं जाके सर्वेश सर के भाषण सुनूंगा, है इसीलिए तो जमा किया है। भाई कह रहा नहीं वो तो ठीक है, मगर मैं तो इधर ही देखूंगा। भाई कह रहा नहीं मैं तो इधर ही देखूंगा भाई, है यार। फिर ये इतने लोग आते हैं तैयार होकर, उनका नुकसान नहीं हो रहा है यार तुम्हारी वजह से? बताओ बताओ, नहीं अलग से कुर्सी लगवा देंगे, ऐसी थोड़ी बात है भैया। आराम से बातें करो, इसमें गलत क्या है? मैंने देखो, मैंने अभी बताया ना, बच्चे अपने मन की बात पकड़ लेते हैं। मैंने कहा दुनिया में सब कुछ तुम्हारे लिए, भाई ने चालू कर दिया अच्छा सब कुछ मेरे लिए, चल। आगे पीछे नहीं समझा, उसने कहा सर बस मेरा काम तो हो गया, बढ़ो आगे। अरे प्रभु तुम्हारे लिए, मगर मैंने उसमें एक टर्म और जोड़ा था कि तुम्हें पता होना चाहिए टाइमिंग कि कहाँ करना है ना? मगर जानते ही हो, जो प्यार तो वैसे भी अंधा होता है। केमिस्ट्री वाले पहले ही दिन पढ़ा देते हैं कि नॉन मैटर है, मैटर मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है प्यार, मगर फिर भी भाई डूबा पड़ा है वहीं पे, है क्या है यार? तुम भी यार देखिए, दुनिया में सब कुछ तुम्ही को करना है, मैं मना किसी चीज के लिए नहीं कर रहा, मगर तुम्हें टाइमिंग पता होनी चाहिए। नहीं तो सबसे पहली लात वही मारेगा जिसके लिए तुम यहाँ बैठ के पैसे और टाइम बर्बाद कर रहे हो। सबसे पहली लात वहीं से आने वाली है। ये कुछ पल का सिर्फ होता है, ये अंधकार कुछ पल के लिए होता है, बहुत दूर तक के लिए नहीं होता है। तो एक ऐसी टार्च खरीदो जो बहुत दूर तक जाए, समझ रहे हो ना? हाँ, ये सारी चीजें यार आराम से अपने आप मिल जाती हैं, ये तुम्हारे पास पैसा है, पावर है और तरक्की है। तो ये चीजें आजकल सस्ती हो गई हैं, पहले महंगी थी। अब तुम क्या पुरानी किताब पढ़ के बैठे हो लैला मजनू वाली, इसलिए परेशान हो। नई किताबें खरीदो, नई किताबें खरीदोगे तो तुम पढ़ोगे, तब तुम्हें ज्ञान होगा कि यार ये चीज सस्ती हो गई है मार्केट में। मार्केट में महंगा कुछ और हो गया है। लैला मजनू के समय नीट की कोचिंग चलती थी? बताओ चलती थी? नहीं है?
चलिए अच्छा भाई पढ़ा लेने दो यार। अरे अब देखो देखो भाई, मैं साइंस का टीचर हूं तो लॉजिकल ही बात कर पाऊंगा। लैला मजनू के समय नीट की कोचिंग चलती थी नहीं चलती थी? उस समय कैरियर बनता ही नहीं था, है ना। उस समय उनको पहनने के लिए एक कच्छी चाहिए होती थी, वो मिल ही जाती थी कहीं ना कहीं से। चाहे जितना बड़ा, आज से 100 साल पहले का चाहे जितना बड़ा आदमी देखो चाहे जितना छोटा आदमी देखो, वो एक गंजी पहनता था पटरे वाली, वो पहनता था यहाँ तक वाली, और एक लुंगी उंगी पहन लेता था बस। उतना हर आदमी को मिल जाता था। खाने के लिए क्या है, इतने खेती पड़े रहते थे, बिल्डिंगें थी नहीं। तो उसका कैरियर कहां बनता था? लैला मजनू में बनता था, है कि नहीं? हाँ, बैच बनते ही कहां थे? वो जो डॉक्टर होते थे, सुनिए, उसमें भी पैसा नहीं खर्च होता था, ऐसे ही डॉक्टर बना दिए जाते थे कि आओ चलो पढ़ लो आके बना देते हैं। अब तो पैसा खर्च होता है ना, पहले पैसा खर्च होता था नहीं। तो जरा देखो, तो वहां पर क्या था, ये चीज थोड़ी महंगी थी। क्यों? मिलने नहीं दिया जाता था, गर्ल्स अलग बैठते थे, बॉयज अलग बैठते थे, उनकी पढ़ाई अलग चलती थी, उनकी पढ़ाई अलग चलती थी, वहां पर ये चीज बहुत मुश्किल से होती थी। तो वहां टफ था, तो वहां लिख दिया गया कि ये बातें बहुत टफ हैं, इनको करने में बहुत मेहनत लगती है। तो भाई ने वो किताब तो पढ़ ली, आजकल वाली नहीं, लेटेस्ट बुक नहीं पढ़ी है। लेटेस्ट बुक में लिखा है ये बहुत आसान से मिलने वाली चीज है, हर कॉलेज में, हर गली मोहल्ले में, हर रेस्टोरेंट में, हर जगह मिलती है। टफ क्या है? डॉक्टर बनना। टफ क्या है? इंजीनियर बनना। टफ क्या है? सरकारी नौकरी प्राप्त करना। ये हर जगह नहीं मिलता है। तो जिस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे यार, तुम बना लेना यार। हम एक को मना कब कर रहे हैं, 4 बना लेना यार। अच्छा आ जाओ, पढ़ा लेने दो भाई, अब पढ़ाते हैं। आओ मजनू, इधर आओ, चलो। हाँ, इसको बता रहा था। देखो टी हाफ क्या है, टी हाफ के प्रोपोर्शनल है। अरे अब पढ़ाने नहीं देंगे। टी हाफ जो है के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब टी हाफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लगेगा कहां? गौर समझिए, ये जो लगेगा वो डिफरेंट रिएक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन का टी हाफ फिक्स होता है। जैसे अमोनिया वाली रिएक्शन है, तो अमोनिया की रिएक्शन का के कांस्टेंट है। अब यार के बढ़ाओगे तो टी हाफ बढ़ेगा। ये एक रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, दो डिफरेंट रिएक्शन में कंपेयर के लिए। तो ये सेम रिएक्शन पे मत लगाना, ये सेम रिएक्शन के लिए, दोनों में डिफरेंस समझो। दोनों में डिफरेंस डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नहीं है, दोनों में और भी बड़ा डिफरेंस है। ये सेम रिएक्शन पे है कि कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो आपका टी हाफ बढ़ता जाएगा। और ये डिफरेंट रिएक्शन के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिएक्शन का के कांस्टेंट होता है। कल से चिल्ला रहे हो आप, तो के कैसे चेंज हो जाएगा? तो ये कह रहा है कि यदि दो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, दो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और उनके के अलग अलग होंगे, क्योंकि दो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, अलग अलग रिएक्शन है, तो उनके के अलग होंगे, तब आप आराम से देख के बता सकते हो कि इसका टी हाफ कम होगा, इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो दो डिफरेंट जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उनके के भी अलग अलग होंगे। तो ये डिफरेंट रिएक्शन पर अप्लीकेबल है, सेम रिएक्शन पे अप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सेम रिएक्शन का के तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना कि ये कब यूज करना है? तो देखो टी हाफ इक्वल टू होता है ए नॉट अपॉन 2 के। अब गौर से समझो, 50% रिएक्शन खत्म होने में इतना टाइम लग रहा है, तो किसी बच्चे ने कहा कि सर 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो 100% रिएक्शन खत्म होने में इसका डबल टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से रिएक्शन चल रही है कि नहीं? यदि कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो 5 किलोमीटर चलने में यदि 20 मिनट लग रहे हैं, तो अगले 5 किलोमीटर चलने में भी 20 ही लगेंगे, क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट है। तो यहां तो ये स्पीड कांस्टेंट है, तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो पहले 50% खत्म होने में इतना समय लगा है, तो दूसरा 50% खत्म होने में भी सेम समय लगेगा। तो 100% रिएक्शन खत्म होने में टी हाफ का डबल टाइम लगेगा, मतलब ए नॉट बाई के टाइम लगेगा। ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आएगा आपके पास।
कि भाई 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, और किसी ने ये पूछ लिया वाई, क्यों, तो फिर रेट कांस्टेंट है, क्योंकि रेट कांस्टेंट है इसलिए हमेशा खत्म होने का टाइम कांस्टेंट चल रहा है, कि 50% खत्म होने में एक्स टाइम लग रहा है तो 100% खत्म होने में 2x टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने जो पॉइंट लिखे हैं, अब मैं उनको एक बार रिवाइज कर देता हूं, और इन्हीं पॉइंटों पे क्वेश्चन घूमेगा, चाहे जितना घुमाए वो। क्यों, थ्योरी थोड़ी कोई नहीं ले आओगे, नहीं तो हम ही फंस जाएंगे, थ्योरी यही होगी, बस वो घुमा सकता है। तो किन किन पॉइंटों पे घुमाएगा उनको पकड़ लेते हैं। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, कितना होता है, के बराबर होता है। के की वैल्यू कैसे निकालोगे, के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी, या के इक्वल टू एक्स बाई टी। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को 50% खत्म होने में जो टाइम लगता है वो ए नॉट बाई टू के लगता है। यदि इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो टी हाफ भी ज्यादा होगा, यदि इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो टी हाफ भी ज्यादा होगा। यदि दो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो जिसका के ज्यादा होगा उसका टी हाफ कम होगा, इनवर्सली है ना। और 100% रिएक्शन खत्म होने में हमेशा ए नॉट बाई के टाइम लगेगा, मतलब टी हाफ का डबल टाइम लगेगा। अब इन पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ग्राफ कैसे बन सकते हैं, ये बात करते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बताओ, ये आपके पेपर में ही आया है क्या है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो ये किस में होता है, जीरो ऑर्डर में होता है, पी वाई क्यू है, ये भी पी वाई क्यू है। 3a equal to b plus c would be a zero order reaction when rate of reaction is proportional to the square of concentration of a, गलत, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप ए की कोई भी वैल्यू डालो, रेट कांस्टेंट क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में ए नॉट है ही नहीं, ध्यान है ना सबको। अच्छा आगे बढ़े, सी भी पढ़ लेते रेट ऑफ द रेट रिमेन अनचेंज एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी। अब आप रेट किसका लिखा है आपने, ए से बी का रेट लिखा है या बी प्लस सी से ए का रेट लिखा है। तो ए से बी में क्या इसका कंसंट्रेशन है, नहीं, इसका कंसंट्रेशन है, नहीं, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है। अब ये क्या है, if half life period of a substance is 50 minutes at a certain concentration of initial concentration, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ है तब उसका टी हाफ 50 मिनट है। यदि इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा कर देते हैं तो टी हाफ भी आधा हो जाता है। इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/2 कर रहे हो तो टी हाफ भी देखो आधा हो रहा है, 50 से कितना हो रहा है, 25। तो वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो यार टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें है, जीरो ऑर्डर में। अभी किया है आपने, ए को आधा किया तो ये भी आधा हो जाएगा, सही है। तो इसका मतलब क्या लिख दे, क्लियर है, कर लोगे। अच्छा अब मैं आता हूं, थोड़ा सा ग्राफ भी बना देते हैं फिर और क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो इतने ग्राफ हमसे पूछ सकता है तो इतने ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार बच्चों, मैं बार बार आपको समझाऊंगा, अभी 2-3 महीने समझाऊंगा, फिर इसके बाद नहीं समझाऊंगा। तो इसलिए सब लोग जरा ध्यान दें पढ़ाई पे, आप इतनी पढ़ाई कर ही रहे हो, थोड़ा और कर लो, ठीक है। ये जो प्यार मोहब्बत है ये तो मिल ही जाएगा, कहां भागा जा रहा है यार, है कि नहीं।
अच्छा, और क्या चाहिए? नहीं, मोह माया क्यों है? आपको चाहिए, मिलेगा। गलत क्या है? मगर उसमें अभी क्यों? किसे मना थोड़ी किया यार। 80%। हाँ भाई, अब देखो, ये 3 ग्राफ है। अब इन 3 ग्राफ को सारे बच्चे अच्छे से समझे। ए नॉट की वैल्यू और टी हाफ के बीच का ग्राफ, सबसे खतरनाक ग्राफ यही है। प्रभु हमको भी पढ़ा लेने तो कुछ। देखो, टी हाफ इक्वल टू होता है ये। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बच्चा बुरा थोड़ी मानेगा। वाई एक्सेस पे कौन है? ये। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये देखो। अब देखो, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और ये हो गया एम, स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ग्राफ आ गया। मगर इसका स्लोप ध्यान रखना, कभी कभी स्लोप पे भी क्वेश्चन आ सकता है। 1/2 के। जैसे जैसे ए नॉट की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे टी हाफ बढ़ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अच्छा, अब ये आ जाओ, 80 वर्सेस रेट। अब रेट की इक्वेशन ये होती है, इसमें 80 नाम का वेरिएबल है ही नहीं। रेट की वैल्यू क्या है? के बराबर। तो 80 कुछ भी रखो, बार बार यही आएगा। तो ये देखो, और इसकी वैल्यू क्या है? ये कौन सी वैल्यू है? के। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? के बराबर। अब ये आ जाओ, 80 वर्सेस टी। तो देखो, के इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 डिवाइडेड बाई टी। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। ये देखो, इसको बस इधर लाया हूं, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। 80 इक्वल टू, ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 80 वाई एक्सेस पे है। ये देखो, अब आप देखो, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये सी हो गया, और ये एम हो गया विद निगेटिव स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप आ रहा है। इसका स्लोप कितना है? माइनस के। तो स्लोप की वैल्यू है माइनस के। तो जीरो ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया है कि भाई कौन कौन से ग्राफ हमसे पूछ सकता है। हाँ बेटे, यहां नीचे वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा? जब टी इक्वल टू जीरो होगा तो ए की वैल्यू ए नॉट के बराबर आ जाएगी, तो ये ए नॉट आ जाएगा। हाँ, टेंस टू जीरो दिखाएगा, पूरा नहीं करेगा। आगे बढ़े। हाँ, आराम से छाप लो, आराम से छाप लो। फिर एक क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताइए। देखो, केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और आपको पहले ही बता देता हूं आएगा कहां से। एक क्वेश्चन आएगा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से, दोनों में से एक जगह से एक, और एक आएगा आर्हेनियस इक्वेशन से। बस इन दोनों से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। कर पाओ ना कर पाओ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मगर आएगा, और वही आएगा जो बताया जा रहा है। इन्हीं में से कुछ पूछ रहा होगा, कुछ नया नहीं पूछेगा। लास्ट टाइम शायद कोई ग्राफ पूछा है फर्स्ट ऑर्डर का, अभी जब बनाऊंगा तो बता दूंगा। छोटी छोटी चीजें पूछता है, ठीक है। आप कर सकते हो क्वेश्चन को, मगर हाँ, क्योंकि ये भैया लैला मजनू नहीं है तो याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते रहना। अब भाई के दिमाग में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, स्लोवेस्ट स्टेप की, हाँ, वो जितनी भी मैकेनिज्म की स्टेप है वो सारी एलिमेंट्री है। उस मैकेनिज्म के स्टेप का कोई स्टेप है नहीं, तभी तो कहते हो ये मैकेनिज्म है। तो वो सारी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो अपने में एक एलिमेंट्री स्टेप है।
हाँ, मगर नहीं, ये गलत है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ऑर्डर जो है वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में काउंट नहीं होता है। लास्ट में अभी वो भी पढ़ाएंगे। हाँ, नहीं, वो अभी बताएंगे कि ऑर्डर निकलता कैसे है किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। आएगा, वो भी क्वेश्चन आएगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा सबसे, ऑर्डर निकालना। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए सब लोग। देखो भाई, ये एक क्वेश्चन है भाई, तुम्हारे दिमाग में सही चल रहा है सब कुछ? पढ़ाई वढ़ाई समझ में आ रही तुम्हें? हैं? बस, अरे तुम लोग यार, तुम लोग ना यार। बताओ भाई, आप लोग आंसर दो। आपसे पूछा गया है A इक्वल टू P कोई रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट दिया है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 1 मोलर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 10 सेकेंड। तो पहले ये पता चले निकालना क्या है। अच्छा, तो पहले हमें ये पता चलना चाहिए निकालना क्या है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 10 सेकेंड के बाद, तो 10 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? 80। इसका मतलब 80 निकालना है ना? तो भाई ने देखो के दे रखा है, ए नॉट दे रखा है, टी दे रखा है, और 80 पूछना चाह रहा है। तो यार सीधा हमारे पास है के इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 डिवाइडेड बाई टी। तो के टी इक्वल टू आ गया ए नॉट माइनस 80, तो ए टी इक्वल टू आ गया माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब बस वैल्यू चिपका दो, तो माइनस 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 प्लस ए नॉट। तो ये वैल्यू आ गई 0.017 माइनस की, और ये प्लस की। तो अब भाई जरा इसको माइनस कर लो, तो 0.983 मोलर। ऐसी वैल्यू कहीं लिखी है? नहीं लिखी है। ठीक है, ऐसी वैल्यू तो कहीं लिखी नहीं है। क्लियर है? कर लोगे? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड कर देता हूं। मन तो नहीं था मगर उसी भैया ने कहा है तो कर देता हूं। मजनू, मजनू भैया ने कैलकुलेट टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 100% रिएक्शन। बताओ भाई, 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? यही डाटा, यही गिवन है, उसके आगे मैंने अब ये पूछ लिया है। अब देखो 100% रिएक्शन खत्म होने में टाइम कितना लगता है?
ए नॉट बाई, आपको ए नॉट की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है, लगा दो। ए नॉट किधर है 1 और के किधर है 1.7 इंटू 10⁻³ तो ये 1000 डिवाइडेड बाई 1.7 सेकेंड है कि नहीं? बात समझ रहे हो भाई? 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगता है? ए नॉट बाई के। ए नॉट की वैल्यू दी थी, के की वैल्यू दी थी, बस मैंने फार्मूले में डाल दिए। तो आपको दोनों तरह से आंसर याद रखना होगा। एक कि टी हाफ इक्वल टू कितना होता है? टी हाफ इक्वल टू होता है ए नॉट बाई 2 के। एक 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगता है? क्लियर है? अच्छा, अब आप जिद कर रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन भी देंगे, अभी आगे क्वेश्चन होंगे, देखो बिल्कुल करा देंगे। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एक क्वेश्चन आउट है पेपर में। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से एक क्वेश्चन आउट है पेपर में, आएगा ही आएगा। ग्राफ आए चाहे कुछ पूछा जाए मगर आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही नहीं है, नीट में नहीं आता, जेई में आ भी जाता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आउट है। जो करा रहा हूं उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आ रहा होगा, थोड़ा बहुत चेंज करके आ रहा होगा, क्योंकि पेपर मैं बनाता नहीं हूं तो क्वेश्चन नहीं बता सकता, टॉपिक बता सकता हूं। और जिस दिन पेपर बनाऊंगा उस दिन क्वेश्चन भी बता दूंगा, तब टेंशन ना लेना, फिर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, फिर भाई के साथ ही रहेंगे हम लोग भी। अरे तुम लोग यार, लग रहा है अकेले वही ये करता है, ये सारे करते हैं मगर वो फंस वो गया है तो उसके पीछे बढ़े, और सबके सब वही है। भाई कम से कम एक बार अपने को भी आईना में देख लेना तो पता चलेगा कि वही मामला है। चलो अच्छा, मजाक खत्म करते हैं। बेटा तुम टेंशन मत लेना, हाँ तुम चालू रहो। तुम इन लोगों के चक्कर में मत रहो, टेंशन ना लो, चालू रहो। पढ़ाई तो कभी भी कर लोगे, है कि नहीं? उसमें क्या है भाई। चलिए अच्छा पढ़ लेते हैं, ए सब लोग आओ। अच्छा मजाक खत्म, देखो मैं परेशान कर रहा था, तुम टेंशन ना लेना, है ना? कुछ बोलना है? आ जाओ आ जाओ, आगे क्यों आगे? लड़ो नहीं। वो हमारे उसके बीच की बात है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं तुम लोग कुछ नहीं कहो, नहीं नहीं। आप देखो बदतमीजी नहीं, देखो भाई बेचारा है, बच्चा है, और तुम भी लोग बच्चे ही हो। आप पढ़ाई करो, उसके बारे में नहीं, आओ चलो अभी बताएंगे, पहले पढ़ लो, बस बस आ जाओ। अच्छा देखिए बस ये B3 वाले होंगे, तुम परेशान नहीं। अच्छा इधर देखो, आओ पढ़ लेते हैं यार, मेरी तबीयत खराब थी, तुम लोगों के चक्कर में सही हो गया। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप पढ़ लो नहीं सिलेबस निकल जाएगा तुम लोग। अच्छा देखिए, ए नॉट, अरे भाई पढ़ाने दो यार, मूवमेंट बनाने दो। देखो टी इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है? ए नॉट, ठीक है। टी सेकंड में क्या हुआ? जब रिएक्शन टी सेकंड चली तो एक्स डिसोसिएट हो गया, तो एक्स बन जाएगा, क्यों? 1:1 है। अच्छा ए नॉट माइनस एक्स को हम क्या कहते हैं? टी कह देते हैं, यहां तक ठीक है। अच्छा अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब गौर से देखना, ऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट। तो रेट की इक्वेशन क्या लिखोगे? रेट इक्वल टू लिखोगे के इक्वल टू एटी की पावर, एटी क्या है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, पावर एन, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
अब जरा देखो यार, आपने हेडिंग डाल रखी है कि n की वैल्यू कितनी रखनी है 1। क्यों? क्योंकि भाई फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, और ये मान के चलो 80% 90% इसी जगह से क्वेश्चन गिरेगा फर्स्ट ऑर्डर से ही। तो गौर से सुनते जाइएगा, आधे घंटे में सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, 45 मिनट या आधे घंटे में। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन को देखो, बस बेटा थोड़ी देर पढ़ लो, है ना, उसके बाद जाके प्रैक्टिस करो। अरे देखो पढ़ाने नहीं दे रहे यार। रुक जाओ, पढ़ लो पढ़ो। अरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे पढ़ो यार, आओ इधर आओ। अरे इधर देखो, अब देखो रेट इक्वल टू क्या है, के एटी की पावर 1। अब गौर सुनो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जो रेट था, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जो रेट था वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता था। मगर यहां देखो इक्वेशन क्या है, यहां इक्वेशन क्या है 80 है। इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर। तो पहला पॉइंट तो ये छपा कि फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। गौर सुनते जाइएगा क्योंकि ये पॉइंट उससे जस्ट अपोजिट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा गौर से देखो, मैथमेटिकल पढ़ो। डिपेंड करने का मतलब क्या होता है भाई, एक्सपोनेंशियल भी तो चेंज हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी चेंज हो सकता है। तो कैसा लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितने परसेंट कंसंट्रेशन चेंज होगा उतने ही परसेंट रेट चेंज होगा। आपको ध्यान है लास्ट क्लास में यही पढ़ाया था कि जो कंसंट्रेशन का चेंज वही रेट का चेंज, यदि ऐसा है तो फर्स्ट ऑर्डर। तो ध्यान रखना डिपेंड भी करता है और ऊपर से कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, बड़ा कुछ होता ही नहीं है, साइंस है, साइंस में छोटे छोटे पॉइंट मिस नहीं करने हैं बस। अब गौर सुनिएगा, अब देखना खेल होने वाला है यहाँ पे। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी एटी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों, एटी क्या है, रिएक्टेंट। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा तो एटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। एटी की वैल्यू कम होगी तो रेट की वैल्यू कम होगी। जब एटी टेंस टू जीरो होगा तो रेट टेंस टू जीरो होगा। भाई रिएक्टेंट है 100 ग्राम था, 100 ग्राम से 80 आया, 70 आया, 40 आया, 30 आया, 20 आया, 1 आया, 0.5 आएगा, 0.2 आएगा, 0.1 आएगा। तो उसी हिसाब से रेट भी तो घटता चला जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। देखो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रेट कम ही होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट कम होगा। तो एक पॉइंट और आ गया कि यार ये वेरिएबल होता है और टाइम पास होने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। ऑलवेज क्या है, डिक्रीज, इंक्रीज नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई जैसे जैसे टाइम पास होगा तो रिएक्टेंट कम ही होगा ना, बढ़ेगा थोड़ी ना। और जब रिएक्टेंट कम होगा तो रेट कम होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का सबसे बड़ा रेट कब होता है, जब टी टेंस टू जीरो है, एकदम इनिशियल में, पहले सेकंड में। क्यों, पहले सेकंड में एटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसी समय रेट सबसे ज्यादा है। टाइम पास होता चला जाएगा, एटी कम होता चला जाएगा, रेट कम होता चला जाएगा, एटी कम होता चला जाएगा, रेट कम होता चला जाएगा। अब बताओ, गौर सुनिएगा, 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, इनफिनाइट। क्यों, क्योंकि टी एटी की वैल्यू यदि जीरो हो गई तो रेट भी तो जीरो हो जाएगा। यदि एटी निग्लेजिबल है तो रेट भी तो निग्लेजिबल है। तो इसलिए बिल्कुल 100%, 99.9% रिएक्शन खत्म हो जाएगी। मगर यदि आप 100% तक जा रहे हो, बिल्कुल डॉट 100%, तो इनफिनाइट टाइम लगेगा।
क्योंकि जब कंसंट्रेशन टेंस टू जीरो होगा तो रेट भी टेंस टू जीरो होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो जस्ट अपोजिट यहां लिखा हुआ है, जो जीरो ऑर्डर में पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट। और यही आपको याद रखना है कि भैया फर्स्ट की कंडीशन क्या है और जीरो की कंडीशन क्या है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो भी कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाइम पास होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा, और 100% रिएक्शन खत्म होने में हमेशा इन्फिनाइट टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि एटी की वैल्यू टेंस टू जीरो होगी तो रेट की वैल्यू भी टेंस टू जीरो होगी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी रेट इक्वेशन आई है। अब रेट इक्वेशन और इंडिविजुअल रेट में रिलेशन, माइनस ए लिया है, क्या लिया, ए, ये तो समझ ही गए होगे। इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? माइनस ए डी टी इक्वल टू के ए टी की पावर 1। क्लियर है? ये देखो, अब जैसे उसको सॉल्व किया था लिमिट लगा के, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, k इक्वल टू 1/t ln a नॉट अपॉन ए टी। k इक्वल टू 1/t ln a नॉट अपॉन ए टी। ये k की वैल्यू आ रही है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। k इक्वल टू 1/t ln a नॉट अपॉन ए टी। ln क्या है, सॉरी ए टी क्या है, तो ए टी सबको पता है, आफ्टर टी टाइम वैल्यू। सेलेक्ट हो गया, लॉग के फॉर्म में भी इसी में लिख देता हूं, है ना, नहीं तो फिर से लिखना पड़ेगा। लॉग के फॉर्म में ये इक्वेशन ऐसे चलेगी, ये देखो, क्लियर है? ln को लॉग बनाया है, तो ln को लॉग बनाने के लिए 2.3032 का मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आप लोग छापो नहीं, 2 मिनट मेरी बातें पहले सुन लो, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, उसकी तरह कम पॉइंट नहीं है। देखो अब इस इक्वेशन को लिखना सिखाता हूं, एक एक करके समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन फंसेगा और बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? ये तो हम जानते ही हैं। अब गौर सुनिएगा, हम क्या हुआ, t1 सेकंड तक गए, तो जब आप t1 सेकंड तक गए तो ये वैल्यू हमारी हो गई ए t1। t1 सेकंड के बाद रिएक्टेंट की कितनी वैल्यू बची, ए t1, ठीक है, और ये खत्म कितना हो गया, x1। फिर मैं और आगे चला गया, t2 सेकंड तक चला गया, t2 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू कितनी बची, ए t2, और ये मान लो खत्म हो गया x2। क्लियर है? अच्छा, अब गौर से समझो, अब आपको समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और इक्वेशन बनेगी कैसे। ये इक्वेशन जो है ये वेरिएबल इक्वेशन है, ये आंखों का थोड़ा सा यहां धोखा है। ये जो टी देख रहे हो ना, रियलिटी में ये टाइम पीरियड है, मतलब यहां से यहां तक आने का टाइम बताओ क्या होगा, t-0। तो ये टाइम पीरियड है, ऊपर वाला जीरो है इसलिए t-0 लिखो या t लिखो फर्क पड़ता नहीं है। तो तुम्हें लग रहा है ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है, नहीं, ये डिफरेंस लिखा है टाइम पीरियड का। तो क्वेश्चन में हमें समझना पड़ेगा कहां से कहां की इक्वेशन दी है। यदि वो, गौर सुनिएगा, यदि वो कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतना है और 10 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन इतना है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू दी और ये वाली दी, तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। इस टाइम इंटरवल का जरा बताओ, टाइम इंटरवल कितना हुआ, t1-0, तो आप t1 लिख लो। अब इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल कौन है, ए नॉट, आफ्टर टी टाइम वैल्यू कौन है, ए t1। इनिशियल, इस टाइम इंटरवल का इनिशियल ये, इस टाइम इंटरवल का आफ्टर टी टाइम वैल्यू ये। मान लो क्वेश्चन ऐसे उठा, गौर समझिएगा, कि 10 सेकंड बाद पता चला कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.8 मोल पर लीटर है,
और 15 सेकंड बाद पता चला कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.6 मोल पर लीटर है। अब आप के बताओ, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो ए नॉट की वैल्यू तो गायब है, तो हम इस पे बना लेंगे। हमें क्या चाहिए इक्वेशन में टाइम इंटरवल। अब बताओ ये टाइम इंटरवल कितना है, T2 माइनस T1, तो यहां T2 माइनस T1 आएगा। इस इक्वेशन को लिखना सीख लो, ln। अब इस टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में इनिशियल कौन फाइनल कौन, तो इस टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में इनिशियल ये फाइनल ये है कि नहीं। इस टाइम इंटरवल को देखो, तो इस टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में इनिशियल ये फाइनल ये, क्लियर है। तो आपने इनिशियल लिखा और फाइनल लिखा, ध्यान रखिएगा, ये बात समझ पाए हो कि नहीं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। जिस टाइम इंटरवल को लोगे नीचे, जिस टाइम इंटरवल को लोगे उस टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में इनिशियल और फाइनल बनेगा रिएक्टेंट का। आपने ये टाइम इंटरवल लिया तो इस टाइम इंटरवल का इनिशियल 81 फाइनल 82। आपने ये टाइम इंटरवल लिया तो इस टाइम इंटरवल का इनिशियल A0 फाइनल 81। आपने ये टाइम इंटरवल ले लिया पूरा, इनिशियल A0 और T2, और टाइम इंटरवल क्या है 0 to T2, यहां से यहां तक आने में T2 समय लगा है। तो वो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि यार एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल बनेगा जो आप कर लोगे, क्योंकि हमेशा वही वाली इक्वेशन लिखते, अरे ये वाली इक्वेशन तो आप हमेशा लिखते हो, तो इस पर आया तो कर लोगे, इस पर आएगा तो फंसोगे कि आपको लगेगा कि यार A0 गायब है। उसने कहा कि भाई 10 सेकंड बाद पता चला कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.8 मोल पर लीटर है। 15 सेकंड बाद पता चला कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.52 मोल पर लीटर है। अब रेट कांस्टेंट बताओ, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऐसा तो कोई फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो हम लोग कहेंगे यार निकालें कैसे इसको, तो आप ये चिपका देना। हमें टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में इनिशियल फाइनल चेक करना होता है, बस। बात समझ गए। A0 से अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो तो तुमने टाइम इंटरवल यहां से यहां तक का काउंट किया है, इसलिए वो A0 आ रहा है। यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल लोगे तो इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल फाइनल करोगे। ये बात समझ पा रहे हो, ये कैसे लिख रहा हूं, क्लियर है। क्योंकि यहां भी मैं खेलूंगा एक बार और, अभी इसको थोड़ा सा और सेट करूंगा, देखना। अब यहां तक क्लियर है पक्का। अब देखना जादू, डरना नहीं। देखो आपने कहा कि सर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन ये है, कहा कि नहीं कहा है। अब जरा देखिएगा, यदि मैं इक्वेशन को ऐसे लिखूं, T1 जब सेकंड था, T1 सेकंड की इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, बताओ। T1 सेकंड कंप्लीट होने पर रेट की इक्वेशन क्या बनेगी। T1 सेकंड कंप्लीट होने पर रेट R1 है, K है, और उस समय कंसंट्रेशन क्या है AT1। T2 सेकंड कंप्लीट होने पर इक्वेशन क्या बनेगी, डरना नहीं। सही है, बताओ। जब T2 सेकंड बीता उस समय रेट R2 था, उस समय कंसंट्रेशन कितना है AT2। के तो कांस्टेंट है क्योंकि रिएक्शन वही है। यहां तक सही है कि नहीं, कट्टम काट खेल दे, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। तो जरा देखो, यदि मैं ऐसे लिख दूं तो कोई बच्चा बुरा मानेगा, अरे डिवाइड किया है, इसका मतलब ये ऐसे भी आ सकता है। अब देखो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब ये क्या है गौर समझना, मैंने क्या किया है, हो सकता है वो कंसंट्रेशन ना बोले, तुम्हें और परेशान करने की कोशिश करे। ऐसा PYQ आया है आपके पेपर में, यहां पर कैसे क्वेश्चन ऐसे उठाए, 7 सेकंड बाद पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना है, वो रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा है कि 7 सेकंड बाद पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना है, और 10 सेकंड बाद पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना है। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। तो यार हम लोग तो टेंशन में आ जाएंगे कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने, तो निकाले कैसे, क्योंकि रेट कांस्टेंट का सिर्फ ये वाला फार्मूला आता है। हाँ PYQ में आ चुका है, पता है मेरे को। तो बात समझ गए।
तो यार वो क्या कर रहा है, इसका एडवांस वर्जन आपको फंसा रहा है। ये वाला फार्मूला जो है और ये वाला फार्मूला सेम बात है, कैसे आया ये समझ पा रहे हो? डायरेक्ट तुम चिपका देना, एटी की जगह रेट डाल दो। और क्यों डाल सकते हैं ये देखो, तो तुम इसको याद रखना, ऐसा नहीं कि अब ये प्रूवमेंट करोगे जाके। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 30 सेकंड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 40 सेकंड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो तुमको ये डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ेगा कि T1 सेकंड में रेट R1 है, T2 सेकंड में रेट R2 है, तो K कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। T1 सेकंड में रेट क्या है, R1, T2 सेकंड में रेट क्या है, R2। तो बताओ K कैसे निकलेगा? तो K इक्वल टू 1/T2 माइनस T1 ln R1/R2। अब वो हो सकता है रेट ना देके कंसंट्रेशन दे दे कि T1 सेकंड में इतना कंसंट्रेशन है, T2 सेकंड में इतना कंसंट्रेशन है, रेट कांस्टेंट बताओ, तो ये चिपका देंगे। तो कभी वो कांस्टेंट बोलेगा कभी, और इन सब पे पीवाईक्यू आ चुके, मतलब पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं ये सब। इसका पीवाईक्यू है, अभी जब पीवाईक्यू चालू होंगे तो ये भी आएगा, इस पर भी आएगा। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं, यहां तक ठीक है क्या? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो होती है उसका रेट वेरिएबल होता है और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन कम करोगे तो रेट कम होगा। और इन्फिनाइट समय में 100% रिएक्शन खत्म होती है। क्यों? क्योंकि रेट वेरिएबल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब 80 टेंस टू 0 जाएगा तो रेट भी टेंस टू 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन खत्म ही नहीं हो रही होगी। यहां तक की बात। फिर वो इक्वेशन क्या आएगी, के की वैल्यू क्या आएगी, तो 1/T ln A0/AT या 2.303T अपॉन T log A0/AT। इस पर मैंने बताया कि यदि इनिशियल वैल्यू ना दे के T1 T2 सेकंड पे वैल्यू दे तो कैसे मैनेज करोगे और उनको कैसे अरेंज करोगे। यहां तक ठीक है सबको? इन सब पे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इनके टी हाफ की। हाँ बेटे, अच्छा छापना कह रहे हो? अच्छा, ये किसका क्वेश्चन एक बार पढ़ ले क्या? अच्छा नहीं, अभी पढ़ाया नहीं है ये सब, छाप लो छाप लो। कहाँ पे छोड़ा है ये, यहां से? यार मैं लिख दूं, मतलब अभी रिदम में हूं, पढ़ा दूं फिर छाप लेना, टाइम दे दूंगा। अभी रिदम में हूं तो जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या है ना, इतना वो नहीं रहता मेरे पास एनर्जी। रिदम में रहता हूं तो मुझे सारी बात याद रहेगी, तो आपका कुछ छूटेगा नहीं, नहीं तो एक आध पॉइंट मिस हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। अब देखो, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ समझो। हाफ लाइफ की डिफिनीशन वही है, डिट्टो सेम डिफिनीशन में कोई चेंजेस नहीं है। आधी रिएक्शन खत्म होने में जो समय लगता है उसको टी हाफ कहते हैं। जो वहां था वहां था। अब बताओ, यदि मैं टी हाफ टाइम चलूंगा, इधर ध्यान दो, यदि मैं टी हाफ टाइम चलता हूं तो बताओ एटी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, A0/2। अरे भाई कॉन्सेप्ट तो वही होगा ना यार, डिफिनीशन वही है। टी हाफ टाइम चलने पर कितनी वैल्यू खर्च हो जाती है, A0/2। तो बचेगी कितनी वैल्यू, A0/2, है कि नहीं? तो अब आप देखो, गौर सुनना, देखिए K इक्वल टू 1/T हाफ, T को क्या कर दिया, T हाफ, तो ln A0, तो A0 ही रहेगा। AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब कट्टम काट खेल लो, तो देखो ये आ गया ln2। अब इसको सेट कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है। अब देखो ln2/K, अच्छा इसको लॉग बना लो, अच्छा इन सब की वैल्यू डाल दो। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ जो है वो ये आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ आया ln2 डिवाइडेड बाई K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ आया 2.3032 log 2 डिवाइडेड बाई K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ आया 0.6932 अपॉन K। अब फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ और जीरो ऑर्डर के टी हाफ में डिफरेंशिएट करो। जीरो ऑर्डर के टी हाफ का फार्मूला था टी हाफ इक्वल टू A0/2K। जीरो ऑर्डर का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, और यहां पर देखो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर का देखो उल्टा क्या है, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट था,
टी हाफ वेरिएबल था, ध्यान है। इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो टी हाफ की वैल्यू चेंज होगी। ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी हाफ के, जीरो ऑर्डर में, याद है ना सबको। देखो ये देखो, और रेट कांस्टेंट था, रेट वहां कांस्टेंट था, चेंज नहीं होता था, वहां टी हाफ चेंज होता था, और यहां जस्ट पलट गया है। देखो यहां रेट चेंज हो रहा है और टी हाफ कांस्टेंट है, रेट क्या है, चेंज हो रहा है, उल्टा हो गया है, वहां रेट कांस्टेंट था, यहां रेट चेंज हो रहा है, और वहां टी हाफ चेंज हो रहा था, यहां टी हाफ कांस्टेंट हो गया है, ए नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जस्ट अपोजिट हो गया है। तो टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कांस्टेंट और नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ऐसा कैसे, अब देखो यहां पे जादू, जो वहां बोला है उसका जस्ट अपोजिट यहां बोलना है। यदि यार इनिशियल वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तब भी आधा रिएक्शन होने में उतना ही समय लगेगा। देखो कांस्टेंट है, मतलब 1 ग्राम लो या 1 लाख ग्राम लो या 1 करोड़ ग्राम लो, टी हाफ फिक्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेट चेंज हो रहा है। क्यों, यदि तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा। किधर गया, ये देखो, तो 1 मिनट रुक जाओ, ये देखो, यदि तुमने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रेट बढ़ गया, और रेट बढ़ने की वजह से टाइम फिक्स है। हमको 5 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लगते हैं, और वो आधा है, 10 किलोमीटर का आधा 5 किलोमीटर है, हमको 5 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगते हैं। अब मैंने स्ट्रेच बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया, फिर भी मुझे 10 मिनट लगेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा दी है। ये देखो स्पीड कैसे बढ़ाई, ये इक्वेशन देखो, जब तुम इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो टी हाफ फिक्स है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ क्या होता है, कांस्टेंट, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। कुछ भी वैल्यू डालो, आधी रिएक्शन खत्म होने में हमेशा सेम समय लेगा, हमेशा सेम समय लेगा, देख लो। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में ए नॉट का टर्म गायब है। तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कांस्टेंट होता है। देख लो, इतनी बात सही है। अच्छा, ये बात आपकी मान ली, चलो अब बात आती है यहां पर इस रिलेशन की, गौर से समझिएगा। 75% रिएक्शन खत्म होने में टी हाफ का डबल टाइम लगता है। आधी रिएक्शन खत्म होने में जितना टाइम लगेगा उसका डबल टाइम लगता है 75% रिएक्शन खत्म होने में। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रही है रेट कम होता जा रहा है, तो रेट कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो 75% रिएक्शन खत्म होने में टी हाफ का डबल टाइम लगता है। किसी को टेंशन हो कैसे, तो ये सारे प्रूफमेंट अभी 2 मिनट में आ भी जाएंगे, अभी मैं एक इक्वेशन कराऊंगा उससे सारे प्रूफमेंट आ जाएंगे। अच्छा, पहले मैं एक जगह पे लिख देता हूं, 99.9% रिएक्शन खत्म होने में टी हाफ का 10 गुना टाइम लगता है। 99.9% रिएक्शन खत्म होने में टी हाफ का 10 गुना टाइम लगता है। ये बीच बीच में यूज होंगे एज ए कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने एक साथ लिखा दिए। 87.5% रिएक्शन खत्म होने में टी हाफ का तिगुना समय लगता है। ये डाटा याद रखिएगा। प्रूफ कैसे, अभी 2 मिनट में बता दूंगा, अपने आप प्रूफ कर लोगे, बहुत रद्दी चीज है, 2 मिनट में होगी अभी। इतनी बात ठीक है। मैंने क्या कहा, टी हाफ वो टाइम पीरियड है जिसमें वो 50% वैल्यू डिके कर देता है, और फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कांस्टेंट होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 0.6932 अपॉन के। फिर मैंने बताया कि 75% रिएक्शन खत्म होने में 50% रिएक्शन खत्म होने का डबल टाइम, 99.9% रिएक्शन खत्म होने में 50% रिएक्शन खत्म होने का 10 गुना टाइम, और 87.5% रिएक्शन खत्म होने में 50% रिएक्शन खत्म होने का 3 गुना टाइम। तो बच्चों ने कहा ये कैसे है, उसको देखो 1 सेकंड में करके देते हैं। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट और बढ़ाऊंगा, उससे वो अपने आप हो जाएगा। गौर से देखो,
यदि कहीं क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो, गौर सुनिएगा, X% रिएक्शन कंप्लीट होती है, X% रिएक्शन कंप्लीट होती है T1 सेकेंड में, तो बताओ Y% रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी? तो हमने मान लिया T2 सेकेंड में कंप्लीट होगी। जरा बताना क्या सेम रिएक्शन की बात कर रहा है? X% रिएक्शन खत्म होती है T1 सेकेंड में, तो Y% कितने सेकेंड में खत्म होगी? रिएक्शन तो वही है, सेम है। 20% रिएक्शन खत्म होती है 3 मिनट में, तो 40% रिएक्शन कितने मिनट में खत्म होगी? तो वही रिएक्शन है ना। अच्छा, रिएक्शन वही है तो के सेम रहेगा कि अलग अलग? सेम। तो बस दोनों रिएक्शन का के लिख दिया करो। कैसे? गौर से देखना, 1/T1 लॉग ए नॉट क्या होगा? जब रिएक्शन परसेंटेज में चल रही है तो इनिशियल वैल्यू कितनी लोगे? 100%। भाई रिएक्शन परसेंटेज में चल रही है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 100%। तो रिएक्शन परसेंटेज में चल रही है तो इनिशियल वैल्यू 100%। अब गौर समझना, X% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? फार्मूला होता है 1/T लॉग ए नॉट अपॉन एटी। ए नॉट क्या है? इनिशियल वैल्यू। एटी क्या है? आफ्टर टी टाइम वैल्यू। एटी क्या है? आफ्टर टी टाइम वैल्यू। तो X% रिएक्शन खत्म हो गई T1 सेकेंड में, तो बची कितनी? 100 माइनस एक्स। तो यार इसकी जगह 100 माइनस एक्स बराबर, ये किसका लिख गया? के लिख गया, ऊपर वाले स्टेटमेंट का के लिख गया। समझ पाए कैसे लिखा है? पक्का ना? वैसे ही मुझे दूसरा लिख देना है। अब देखो T2 सेकेंड में Y% रिएक्शन खत्म हुई तो इनिशियल क्या है? 100। Y% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? 100 माइनस वाई। दोनों बराबर क्यों कर रखे? क्योंकि सेम रिएक्शन है तो के बराबर होंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो बस उठा के बराबर कर दो। अब ये जो रिलेशन निकाले हैं, देखो अभी 1 सेकंड में निकाल देता हूं। मैंने कहा कि 50% रिएक्शन खत्म होने में टी हाफ समय लगता है, तो 75% रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लगेगा? यही तो पूछा है। तो लो यार देखना, 50% रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लगता है? टी हाफ। इनिशियल कितना? 100। 50% खत्म हो गई तो बची कितनी है? कौन है? 50% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? 50। इसका समय लिख गया। अब 75 पे लिखो। 75% रिएक्शन खत्म होने में समय कितना लगता है? टी, मान लिया। ठीक है। अब बताओ इनिशियल वैल्यू 100 क्योंकि परसेंटेज में चल रहा है। 75% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? अब कट्टम काट खेल लो, देखना वही आंसर आ जाएगा जो प्रूफमेंट आपने किया है। ये हुआ log 2। डायरेक्ट लिख दूं? बुरा तो नहीं मानोगे? ये देखो, तो 4 को क्या लिख दिया? 2 की पावर 2, 2 आगे ले आया। अब देखो 75% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम मिल रहा है? इसी वजह से नहीं किया था, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वो सारे रिलेशन अपने आप आ जाएंगे। अब 99 वाला कर लो। 50% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगता है? टी हाफ। तो भाई 50% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? 50%। समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं? थोड़ा बुक से हट के कर रहा हूं, टेंशन तो नहीं है ना? अच्छा, अब तुम कह रहे हो 99% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? तो 99.9% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? 0.1। अब भाई जरा इसको करो सब लोग सॉल्व। डायरेक्ट कर दूं, है ना? अब देखो बच्चों, एक बार में खत्म हो जाएगा। ये आया 0.3, log 2 की वैल्यू 0.3, और ये क्या आया? 3, log 10 1 हो जाएगा। तो t इक्वल टू आ गया, देखो 10 आ गया, है ना? इसी वजह से वहां रिलेशन नहीं कराए थे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कराते ही सारे क्वेश्चन भी हो गए, सारे रिलेशन भी हो गए। पकड़ पा रहे हो कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है? अच्छा, कभी कभी वो घुमा देते हैं। 1 मिनट और रुक जाओ, डिट्टो सेम है।
क्रेडिट हुआ कुछ? अब देखो 99.9% रिएक्शन खत्म हो गई। हाँ, तो बची कितनी? 0.1। अच्छा कभी कभी क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को फंसाते हैं, फंसाने के लिए परसेंटेज न बोल के फ्रैक्शन बोलते हैं। 1/4 पार्ट खत्म होने में 10 सेकंड लगते हैं, तो 7/8 पार्ट खत्म होने में कितना समय लगेगा? मतलब फ्रैक्शन। तो जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में चले तो बस 100 की जगह 1 डाल दो, क्योंकि फ्रैक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। ऐसे करे कि भाई 7/8 पार्ट 10 सेकंड में खत्म होता है, 1/4 पार्ट कितने सेकंड में खत्म होगा? तो जब पार्ट में आ जाए तो आप क्या करो, बस इस जगह पे 100 की जगह 1। अब देखो मैं ये लिख रहा हूं 1/x पार्ट, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रैक्शन, एक्स फ्रैक्शन। एक्स फ्रैक्शन रिएक्शन कंप्लीट होती है t1 सेकंड में। डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, मगर वो आपको फंसाएगा, कभी कुछ लिखेगा कभी कुछ लिखेगा, क्योंकि पेपर बना रहा है। तो 1/y पार्ट खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, या y फ्रैक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? तो जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में चले तो 100 की जगह 1 डाल दो। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो डिट्टो यही करना है, बस ये कर देना है। ठीक है, 1/t1 log 1 - x, ठीक है, 1/t2 log 1/1 - y। हाँ बेटे, हाँ ये यदि 1/y दिया है तो 1/y लिखोगे, y दिया है तो y लिखोगे, है ना, ये दोनों एक ही चीज है। अब इन पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने खूब देखे होंगे पेपर में आए, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं पेपर में। देखो 99% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 32 मिनट, 99.9% रिएक्शन कितनी खत्म होगी? तो मैं डायरेक्ट करूं, डरोगे तो नहीं? देखो 1/32 लॉग 100 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि परसेंटेज में चल रहा है। 99% रिएक्शन खत्म हो रही है 32 सेकेंड में, तो 99% खत्म हो गई, तो बची कितनी? 1%। अच्छा 1/t 99.9% रिएक्शन खत्म हो गई, तो बची कितनी? 0.1। सही है? वो टोपो वाले को नहीं, नहीं वो तुम्हारे पीछे। अरे भैया जादू, इधर भी देख लो यार। हाँ भाई, कहाँ खोए थे तुम? आ जाओ, चलो इधर ध्यान दो। अरे भाई, अब बोर्ड गुस्सा हो गया है, लिखने नहीं दे रहा है। हाँ देखो ये सही लिखा, 10⁻², 2 बाहर ले आए log 10 1, 10⁻³ 3 बाहर ले आए log 10 1। अब कट्टम काट खेल लो, अब देख लो कोई आंसर है? ठीक है, अच्छा अब आप तुम्हारा मन कर रहा है तो और कर लो भाई, जितना याद करके आए उतना पढ़ा लेने दो। तुम्हारी तरह टैलेंट थोड़ी है डेली याद किया आप उसको पढ़ाने तो। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इन ए रिएक्शन, इट हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट इफेक्टेड। एक मिनट रुक जाओ भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो मगर टी हाफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। किस केस में? फर्स्ट ऑर्डर के केस में, है कि नहीं? उफ, एक और आ गया है। A substance A decomposed by first order reaction starting initially with 2.0 mm, ठीक है,
आफ्टर, अच्छा प्रेशर वाला अभी नहीं पढ़ाया, रुक जाओ रुक जाओ भाई, ये मत करो, कोई दूसरा करते हैं। हाँ ये करो, करो करो करो, क्वेश्चन भी निपटा लो, नहीं तो फिर क्या छूट जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इतना, फाउंड इतना, कर लोगे? टेंशन है किसी को? अरे प्रभु, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, रेट नहीं नहीं, द रेट रिएक्शन रेट एट, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, के निकल आएगा, के निकल आया तो टी हाफ निकल आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बाकी है, और ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये देखो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ प्रेशर बाकी है, और ये तो हम लोग ये क्वेश्चन कल करेंगे, और बचा हुआ कल पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब करोगे आप लोग, तब तक छाप लो आप लोग। अच्छा ये कैसे करते हैं, किसी को डाउट आउट पूछने हो पूछ लो।